Hello and welcome to RP classes. So today in physics we are going to talk about the topic units and dimensions. ये हमने ऑलरेडी शुरू किया हुआ टॉपिक, उसको हम आगे लेके जाएंगे. ये है फर्स्ट चैप्टर इन HSC का टेक्स्ट बुक. यही टॉपिक HC वर्मा में दिया है in the form of a second chapter, in the form of first chapter. HC वर्मा में ये जो है HC वर्मा 1, उसमें फर्स्ट चैप्टर में दैट इज इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स. टॉपिक्स आर ऑल सेम, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स. और यही टॉपिक जो एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी एट योर फिंगरटिप्स, उसमें यही टॉपिक दिया है सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट. एनसीईआरटी एट योर फिंगरटिप्स MTG जो बुक है, तो उसमें उन्होंने दिया है सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट. ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट टॉपिक एक ही है, अलग अलग बुक्स में दिए हैं, तो हम उसके टॉपिक्स को स्टडी करेंगे यहाँ पे. सो दिस इज जेईई एज वेल एज नीट एंड बोर्ड्स, ये सब उसमें कवर हो जाएगा. हम पहले उस जो टॉपिक है उसको देखेंगे, फिर उसके जो अच्छे क्वेश्चन है वो तीनों बुक्स में से सॉल्व करने वाले हैं. सिंपल एज दैट. ओके, तो HSC का टेक्स्ट बुक तो आपके पास है और इसके नोट्स मैंने भेज दिए गए हैं PDF फॉर्म में. ठीक है, और इफ यू आर कैरिंग द बुक नथिंग लाइक दैट. इन एडिशन टू दैट यूट्यूब पर जो वीडियो रहेगा उसमें ये मैं डाउनलोड्स में ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अटैच कर दूंगा इस यूट्यूब वीडियो के लिए, तो आप लोग वो लिंक देख लेना और डाउनलोड कर लेना. तो जो वांट एनीवेज, नाउ लेट अस स्टार्ट नाउ. प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था अबाउट द डायमेंशंस. हमने एक टेबल देखा था डायमेंशंस के लिए, डायमेंशंस के बारे में एक टेबल देखा था. तो डायमेंशन फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये हम देखेंगे अभी HSC के टेक्स्ट बुक में से. डायमेंशंस का टेबल हमने तैयार किया था. वो टेबल डायमेंशन, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस अगर हमको लिखने हैं, हमने देखा था कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसका एक टेबल देखा था, इजंट इट. एंड देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, प्लेन एंगल मेजर्ड इन रेडियन एंड सॉलिड एंगल मेजर्ड इन स्टेरेडियन. तो ये हमने देखा था. उन फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स को यूज करके द पावर्स टू व्हिच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड, दैट इज कॉल्ड एज द डायमेंशन. तो डायमेंशन हम जनरली MLT फॉर्म में लिखते हैं. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखने के लिए या तो हमारे पास उसका यूनिट होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए, और फॉर्मूले की मदद से हम यूनिट लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली यूनिट होगा तो भी हम उसको लिख सकते हैं. ये हमने लास्ट टाइम देखा. नो डाउट उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम HC वर्मा में और NCERT फिंगरटिप्स में सॉल्व करने वाले. MTG की जो बुक है तो उसमें हम सॉल्व करने वाले हैं. तो ये डायमेंशंस के क्या क्या यूजेस होते हैं वो हम अब देखेंगे. व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 7, ये जो बुक है टेक्स्ट बुक, उसमें पेज नंबर 7 के यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस ये दिए. क्या क्या यूजेस है उसके. पहला यूज दिया है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन. पहला यूज जो दिया है यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, द फर्स्ट यूज इज गिवन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन. ठीक है, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन. जैसे कि हम मान के चलते कि V इज इक्वल टू U प्लस AT. ये करेक्ट फॉर्मूला है या नहीं मुझे पता नहीं, या फिर V इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AT हाफ AT स्क्वायर, ऐसा कुछ है ये फॉर्मूला, मुझे पता नहीं है कौन सा फॉर्मूला सही है. शायद पहला सही है, फर्स्ट फॉर्मूला इज करेक्ट, V इज इक्वल टू U प्लस AT. क्या ये फॉर्मूला सही है? पता नहीं है. कैसे पता करेंगे कि भाई हम ऐड कर सकते हैं लाइक फिजिकल क्वांटिटीज. लाइक फिजिकल क्वांटिटीज मतलब अगर मैं आपको पूछूं कि 2 kg शक्कर प्लस 1 kg टी पाउडर will give me what? Will give me 3 kg of the mixture. लेकिन क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 2 kg of sugar plus half liter of water, और या फिर 1 liter of water will give me 3 units of what? I mean that is nonsense. So you can add only those physical quantities which are having same dimensions, same units. So यही एक सिंपल फंडामेंटल यहाँ पर यूज किया जाता है. तो इसमें आप देखिए
कि भाई इसके दिस इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ दिस, इसका डायमेंशंस mlt डायमेंशंस क्या होंगे m0 l1 t minus 1, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, इसका भी वही होगा डायमेंशन m0 l1 t minus 1, और ये है एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड टाइम इज सेकंड, ये गया, तो इसका भी डायमेंशन वही आएगा m0 l1 t minus 1। तो भाई जो हम चीजें ऐड कर रहे हैं और जो रिजल्टिंग फिजिकल क्वांटिटी है सबके डायमेंशंस मेल खा रहे हैं, सेम है, इसलिए ये इक्वेशन करेक्ट है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये उसका पहला यूज है। वेल, उसका दूसरा यूज जो हम कई बार यूज करने वाले हैं व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल आल्सो, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है जो अभी हम उसका देखने वाले हैं। द सेकंड यूज which is given there is to establish the relationship between the related physical quantities, to establish the relationship between related physical quantities, मतलब जैसे कि अपने को बताया गया है कि भाई लेट अस से द एक सिंपल पेंडुलम होता है, पेंडुलम तो आपको पता ही होगा, व्हाट इज अ पेंडुलम, घड़ी का जो होता है उसको पेंडुलम बोलते हैं। तो सिंपल पेंडुलम अगर है, उस पेंडुलम को अगर हम इफ वी मेक इट टू ऑसिलेट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे जो मिल रहा है वो मैं पेंडुलम की तरह यूज करूंगा, लेट मी से दैट दिस इज अ पेंडुलम, ये एक वेट है, उसको ऐसे हैंग है, so this is performing the oscillations, we will count what are the number of oscillations, ये 12th स्टैंडर्ड में जाने के बाद आपको एक प्रैक्टिकल होगा फिजिक्स का जो आप परफॉर्म करोगे। सो उसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज रिलेटेड टू वेरियस थिंग्स, व्हाट आर दोस थिंग्स, लेट मी से इट इज रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ दिस पेंडुलम, लेंथ ज्यादा होगा वो चेंज होगा, एंड इट इज आल्सो रिलेटेड टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, बराबर है, मतलब T, L and G they are related to each other। अब इनमें क्या कनेक्शन है, इनमें क्या रिलेशन है, क्या फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला हम इसकी मदद से एस्टैब्लिश कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ, कैसे करेंगे देखते हैं अभी यहाँ पे। तो लेट मी से दैट T इज इक्वल टू K इज अ कांस्टेंट, L का पावर कितना है पता नहीं है, इससे आई एज्यूम द नंबर, इंडेक्स इज हाफ एंड G का इंडेक्स इज B, A और B को मैंने एज्यूम किया है, देखिए गौर से, आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट, ठीक है। सो A एंड B आर द एज्यूम्ड कांस्टेंट्स, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके डायमेंशंस लिखना चाहता हूँ। K का कोई डायमेंशन नहीं होता, नो डायमेंशन फॉर K, दिस इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज मेजर्ड इन व्हाट, इट्स मेजर्ड इन सेकंड्स, so it will be m0 l0 t1, समझे। दिस इज द लेंथ, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, तो मीटर मतलब m0 l1 t0 raised to a, right? And this is the gravitational acceleration whose unit is meter per second square। तो उसका क्या होगा डायमेंशन बता दो, मास नहीं है, लेंथ है, एंड t raised to -2 raised to b, a और b मैंने एज्यूम किया होगा। लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज करते हैं, a raised to m ब्रैकेट raised to n is equal to a raised to m, तो मतलब ये क्या बन जाएगा, m का कुछ नहीं आएगा, l raised to a आएगा, t का कुछ नहीं आएगा, बराबर है क्या। यहाँ पर भी m का कुछ नहीं आएगा, l raised to b आएगा, t raised to -2b आएगा, यस और नो। अगर मैं इसको ऐड करूँ, इकट्ठा करूँ, तो दिस विल बिकम m0 l raised to a plus b and t raised to -2b, समझ में आ गया, इज इक्वल टू दिस। The base is same, the index is same. Let me equate the indices here. What do we get there? M raised to छोड़ो, लेकिन L raised to a plus b is equal to 0. Correct? A plus b is equal to 0 because L का power is a raised to a plus b और L का power is 0 here. Similarly, t का power is -2b is equal to 1. -2b is equal to 1 का मतलब b is equal to -half. b is equal to -half है तो a is equal to +half. A is equal to +half, समझ में आ गई बात। So let me substitute this a and b here in this equation. So t, how is this t related? T is equal to some constant k. K के बारे में हम कोई comment नहीं कर सकते इसमें। ये drawback है इस application का कि you cannot say anything about this constant. Okay, constant.
लेकिन L रेज टू A मतलब L रेज टू हाफ एंड G रेज टू माइनस हाफ, ऐसा होगा। तो इसको मैं लिखूं तो ये आएगा T इज इक्वल टू K इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L अपॉन G। Whereas आगे जाके 12th स्टैंडर्ड में आप लोग ये फॉर्मूला देखोगे, डिराइव करोगे, यूज करोगे, तो ये आएगा T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाई G। तो देखिए आपको K के बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन बाकी सब सही से आ गया। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर यूज और एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एनी डाउट्स अबाउट दिस? इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सब देखने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ओके, इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस एनसीईआरटी और एचसी वर्मा दोनों में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं, तो वो हम सॉल्व कर सकते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट नाउ प्लीज। लेट्स गो फॉर द थर्ड यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। थर्ड यूज डायमेंशनल एनालिसिस का अगला यूज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। To find the conversion factor between the units indifferent, to find the conversion factor. Conversion factor. ये conversion factor क्या होता है? जो आपको पता है वो अगर मैं बता दूं, simple conversion factor. 1 meter is equal to dash dash centimeter. कितने? 100 centimeter. और is equal to 1000 millimeter. तो ये conversion factor है, बराबर है ना? 1000 millimeter, isn't it? 1 centimeter is 10 millimeter वगैरह वगैरह। तो इस तरह से ये तो सिंपल वाले हैं, 1 रुपीज 100 पैसे। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि 1 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू डैश डैश टाइम, दिस इज एमकेएस यूनिट्स और एसआई यूनिट ऑफ अ फोर्स एंड दिस इज सीजीएस यूनिट ऑफ अ फोर्स, बराबर है ना? तो ये वाला कन्वर्जन फैक्टर अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो, या फिर दिस इज फॉर द फोर्स, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी, 1 जूल ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू डैश डैश, व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ द एनर्जी? अर्ग। हाउ मेनी अर्ग्स? ये अगर मुझे फाइंड आउट करना पड़े, या फिर मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पे कि भाई जी का वैल्यू कितना होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? वेरी करेक्ट, 9.8 का क्या होता है? लीटर डजन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेरी करेक्ट। ओके, अगर मुझे इसको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकता हूँ? हाउ डू आई कन्वर्ट दिस इनटू सीजीएस यूनिट्स? तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो दिस एप्लीकेशन, दिस यूज विल हेल्प अस टू डू दैट। ठीक है, ये अपने को हेल्प करेगा। तो मैं क्या करूंगा, लेट मी से दैट 1 जूल इज इक्वल टू एक्स अर्ग, 1 जूल इज इक्वल टू एक्स अर्ग, और यही एक्स मुझे फाइंड आउट करना है, यही एक्स मुझे फाइंड आउट करना है। नाउ दिस जूल मतलब दिस इज द एनर्जी, एनर्जी इन एनी फॉर्म, एनर्जी या वर्क, दे आर मेजर्ड इन जूल, बराबर है क्या? अगर मैं वर्क की बात करूं तो W इज इक्वल टू एफ एस से भी आप उसके डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो मैं काइनेटिक एनर्जी के तौर पर इसको हाफ mv स्क्वायर लेके भी इसके डायमेंशन फाइंड आउट कर सकता हूं, जो हमने ऑलरेडी किया है उस टेबल में। अगर मैं आपको बता दूं कि फोर्स का फॉर्मूला होता है, पहले आपने को फॉर्मूला लिखना होता है, फिर यूनिट लिखना होता है, फिर डायमेंशन लिखना होता है। The formula F is equal to ma into s. Mass is measured in kg, acceleration is meter per second square, and this is displacement that is in meter. So what are the dimensions of work? आप एनर्जी के तरीके से करोगे तो भी वही आएगा। तो what are the dimensions here? It is mlt. It is 1 in mass, 2 in length and -2 in time. Yes or no? तो वो डायमेंशंस आप चाहे एमकेएस यूनिट्स में हो या सीजीएस यूनिट्स में हो, डायमेंशन तो वही रहेगा। This is MKS unit. Joule is the MKS unit of the energy and erg is the CGS unit of the energy. तो चलिए लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1 जूल। 1 जूल मुझे अगर लिखना है तो 1 जूल का क्या होगा यहाँ पर? m1 l2 t-2 is equal to x। अर्ग का भी वही डायमेंशन होगा, m1 l2 t-2। Yes or no? Is this clear? Therefore, now this is in MKS and this is in CGS. Therefore, what is x is equal to? X is equal to m1 l2 t-2 in MKS units divided by m1 l2 t-2 in CGS units. समझे क्या? Isn't it? Now, what is the unit of mass in MKS? kg.
यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, लेकिन उसका स्क्वायर चाहिए, मीटर स्क्वायर, एंड टाइम इज सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये सब करने से बेहतर है कि आप डायरेक्टली यूनिट के साथ भी खेल सकते हो। चलिए, सीजीएस में मास इज मेजर्ड इन ग्राम, लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, लेकिन उसका स्क्वायर चाहिए, एंड सेकेंड, टाइम तो सेकेंड में ही होता है, ये टाइम कैंसिल हो जाएगा भाई, टाइम में ये कैंसिल। तो अब आप मुझे बताइए व्हाट इज x इज इक्वल टू kg एंड ग्राम। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, आई थिंक सो, यू थिंक सो, गुड थिंकिंग। 1 मीटर, दिस इज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, लेकिन मुझे उसका स्क्वायर चाहिए, लेकिन मुझे उसका स्क्वायर। फाइनली क्या मिलेगा आप मुझे बताइए। चलो, x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू ग्राम, ग्राम गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, सो इट्स बिकम 10 रेज़ टू 3, 10 रेज़ टू 2 का स्क्वायर 4, 10 रेज़ टू 4, दैट मींस व्हाट इज x इज इक्वल टू 10 रेज़ टू 7। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज़ टू 7 अर्थ। ये शायद आपने 8th 9th या 10th में देखा होगा, सीखा होगा, अब आपको याद भी आ गया होगा, श्योर अबाउट दैट। सो दिस इज हाउ वी डू द how to find out the conversion factor, this is how we do it with the help of dimension analysis। अब इसका थोड़ा सिंप्लीफाई करने का सिंप्लीफाइड तरीका भी मैं आपको बता दूंगा, बट बिफोर दैट यू प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। So let me find out the conversion factor of 1 Newton. This is the SI unit of force in case, and time is the CGS unit of force। कितना, I'll say x, बराबर है। न्यूटन फोर्स मतलब क्या होता है जी, फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम में, तो मास इज मेजर्ड इन केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, दिस इज केजी 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, केजी का यहां पर होगा ग्राम, सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, सो व्हाट इज एक्स इज इक्वल टू, अब ये इधर लेके आओ, ठीक है, आएगा सेकंड स्क्वायर इमीडिएट कैंसिल, केजी इज 1000 ग्राम, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, and 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, so that gets cancelled। So what is x is equal to 10 raised to 5, that means 1 Newton is equal to 10 raised to 5 time, get iron time। Is this okay? Any doubts about that? Similarly, I can find it out for G. G is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं ये सब नहीं करते बैठूंगा, डायरेक्टली 9.8 को वैसे ही लिखूंगा, 1 मीटर is 100 सेंटीमीटर and second square will be as it is, so this will become 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट कन्वर्जन फैक्टर यूज कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज। HSC टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 8, टॉपिक इज 1.8 एरर्स इन द मेजरमेंट। वेरिएंट एरर्स दे आर टॉकिंग अबाउट हियर। पहला जो टाइप दिया है उन्होंने इसको कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, एरर क्या होता है? व्हाट इज एन एरर? एरर और मिस्टेक, इसमें कोई अंतर है? एरर और मिस्टेक, मिस्टेक्स जो होते हैं उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, वी कैन अवॉइड इट। एरर्स को अवॉइड नहीं कर सकते, बल्कि एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। समझे क्या? Isn't it? अब फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि समझो कि आप लोग शक्कर लेने के लिए गए, यू परचेस 1 kg ऑफ शुगर, ठीक है। जब आप 1 kg ऑफ शुगर लेने के लिए जाते हो, जो दुकानदार होता है वो अगर आपको उसका जो बैलेंस है वो अगर 0.998 ही रीड कर रहा है, तो विल यू एक्सेप्ट दैट? मतलब उसने आपको फंसाया है थोड़ी सी मात्रा में। वहीं पर अगर आप बोलते नहीं अभी 1 किलो नहीं हुआ है, तो फिर उसमें और 2-4 शक्कर के क्रिस्टल डाल देता है और ये वजन हो जाता है 1.002 kg। बराबर है क्या?
isn't it? तो आप खुश हो जाते हो मेरे को 2 ग्राम शक्कर ज्यादा मिला, बराबर है क्या? यू बिकम हैप्पी, मेरे को 2 ग्राम शक्कर ज्यादा मिला, और वो भी खुशी खुशी हाँ सब दे दो। अगर आप सोना खरीदने के लिए जाते हो तो क्या वो 2 ग्राम सोना आपको पॉकेट में देगा एक्स्ट्रा? ना, isn't it? So this error, so there is error in the measurement. बराबर है क्या? There is error in the measurement, but it is accepted. Now, उसको हम मिस्टेक नहीं बोल सकते, उसको एरर ही बोलते हैं, ठीक है? There are various types of errors which I'll tell you one by one. So वहाँ पर दिया है पहला एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर मैं आपको एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। इंस्ट्रूमेंटल एरर, you know, when I was in 10th standard, मैथमेटिक्स ज्योमेट्री के लिए हमको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, I'm sure तुमको भी करना पड़ता होगा। तो उस टाइम पे मेरा एक लकी स्केल हुआ करता था, लकी स्केल, और वो लकी स्केल मैं पिछले 4 साल से यूज कर रहा था, जिसकी वजह से वो लकी स्केल का हालत कुछ इस प्रकार हो गया था। कॉर्नर उसका अगर मैं देखूं तो 0 में दिख नहीं रहा था वहां से ठीक से, बराबर है क्या? ऐसा वो लकी स्केल था। तो अगर मुझे वहां पर 5 सेंटीमीटर का सेगमेंट ड्रॉ करना होता तो कैन आई डू दैट? ऑफ कोर्स आई कैन डू दैट, लेकिन अगर इसके सारे कैलिब्रेशन ही मिट गए हो तो दैट इज ऑफ नो यूज। सो दिस इज अ फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, and whatever I draw with this faulty instrument, it will have an error called as instrumental error. How do we rectify this error? Change the instrument. Change the instrument. That is the meaning of instrumental error, which is given over here. Any doubts about that? Okay? So ये समझ में आ गया? दूसरा दिया है error due to imperfection in experimental technique. Experimental technique. Faulty experimental technique. You know, हमारे स्कूल में विंटर सीजन में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती थी, 100 मीटर 100 मीटर का रेस, 400 मीटर का रेस वगैरह वगैरह। अब 100 मीटर का रेस के लिए हमारे स्पोर्ट्स टीचर एक दिन थोड़ा सा कहीं बिजी थे, तो उन्होंने दिया वो जो स्टॉप वॉच होता है ना, वो दूसरे लड़के के पास दिया, और वो स्टॉप वॉच लेके ऐसे, और सब 100 मीटर वाले खड़े हैं। अब हमारे टाइम पे वो ये रहता था, बड़ी से ओके, तो सामने वाले लड़के ने ये करने के लिए ये किया, ठीक है, और दूसरे के हाथ में जिसमें स्टॉप वॉच था वो इधर उधर देख रहा था, और उसने वो स्टार्ट का सिग्नल दिया। उसके कुछ टाइम के बाद अरे शुरू हो गया रेस। इज दिस द करेक्ट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक? नो, दिस इज कॉल्ड एज फॉल्टी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। समझ में आएगा? तो हाउ डू वी रेक्टिफाई दिस एरर? टेक द मेजरमेंट इन द करेक्ट वे, ठीक है, टेक द मेजरमेंट इन द करेक्ट वे। इज दैट क्लियर? ठीक है, और एक इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। दूसरा है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर, एरर बिकॉज ऑफ द पर्सन हु इज डूइंग दैट, ठीक है, पर्सन हु इज डूइंग द एक्सपेरिमेंटेशन। अब आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। हम लोग पहले ट्यूशन के लिए जाते थे, हमारे ट्यूशन के सर बराबर 9 बजे छोड़ देते, क्योंकि यहाँ पर एक घड़ी थी ऐसे, ठीक है, तो वहां पर बराबर 9 बजे से पहले ही कुछ बच्चे बोलते थे सर 9 बजे, कुछ बच्चे बोलते थे नहीं अभी 4 मिनट बाकी है। अब देखो, अगर हम यहां से देखें, यहां से, तो 9 बजे अपने को दिखेगा 9:02 हो चुके हैं, अगर इस तरफ से देखें, और अगर उस तरफ से देखें तो 9 बजे अपने को लगेगा कि 9 बजने को 1-2 मिनट कम है। हैव यू रियलाइज दिस एनी टाइम? वॉल क्लॉक अगर होगा तो ऐसा, तो एग्जैक्टली 9 बजे कैसा देखना पड़ेगा? उसके सामने जाके देखो। दिस इज कॉल्ड एज पैरेलैक्स एरर, पर्सनल एरर बोलते हैं। इज दैट क्लियर?
So how do we avoid or how do you minimize this error? By taking the proper readings. ठीक है, चलिए, तो ये था दूसरा वाला एरर। अब ये ए टाइप के सारे एरर्स जो बुक में दिए हैं वहां पे, दूसरा एक बी टाइप का रैंडम एरर दिया है, रैंडम एरर। ठीक है, रैंडम एरर का एक एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार मुझे मेटल का पाइप खरीदना था, मेटल का पाइप चाहिए था और आई वांटेड कि उसका जो डायमीटर हो वो 10 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर का डायमीटर। तो उसके लिए मैं वर्नियर कैलिपर्स लेके गया बाजार में। मुझे बंदे ने बताया था फैब्रिकेशन कि मुझे 10 सेंटीमीटर का पाइप चाहिए। ओके, आई वेंट मार्केट में जाने के बाद मैंने देखा कि भाई, उसको पूछा 10 सेंटीमीटर का पाइप चाहिए, बोला है ना, ले लो। तो फिर उसका डायमीटर चेक करने के लिए मैंने पाइप जो था उसका डायमीटर चेक करने के लिए अलग अलग जगह पे उसका मैंने रीडिंग ले लिया। तो एक जगह पे उसका रीडिंग था कुछ 10.01 सेंटीमीटर, एक जगह पे था उसका 10.02 सेंटीमीटर, कहीं पे था उसका 9.97 सेंटीमीटर, कहीं पे था वो 9.99 सेंटीमीटर, कहीं पे था वो 10.03 सेंटीमीटर। मैं बोला यार ये क्या है, 10 सेंटीमीटर का तुम बोल रहे हो लेकिन यहाँ पर अलग अलग है। मैं बोला ये देखो ये 10.1 सेंटीमीटर है। तो बोला नहीं सर, वो क्या है ना, यहाँ पर जो पाइप होता है ना, तो पाइप को पेंट किया गया है कहीं पे, तो कहीं पे ज्यादा पेंट आ गया ना, उसकी वजह से वो थोड़ा सा ज्यादा डायमीटर आ गया। तो ये कहाँ से ज्यादा आ गया? तो नहीं, वो मिट्टी बारिश के मौसम में वो उठा है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा मड लगा है, मड उसका, तो मड की वजह से उसका डायमीटर वहाँ पर मड लगा है ना जहाँ पे आपने मेजरमेंट लिया है। मैं बोला ये तो कम हो गया। बोला नहीं, वो ट्रक से उतारते समय जिस बंदे ने उसको उतारा तो उसने पटक दिया, तो थोड़ा सा वहां पे पिचक गया है, जिसकी वजह से डायमीटर थोड़ा कम हुआ है। फिर ये बोला वो वहां पे थोड़ा सा स्क्रैच आ गया, और आपने जहाँ पे मेजरमेंट लिया है वहां पे स्क्रैच आ गया है ना, तो स्क्रैच की वजह से वहां पे थोड़ा सा कम हुआ है डायमीटर। तो इसका मतलब है ये सारी चीजें जो दीज आर द पैरामीटर्स, दीज आर द फैक्टर्स व्हिच यू कैन नॉट कंट्रोल। आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स व्हिच आर बियॉन्ड कंट्रोल। ओके, सच द एरर इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दिस इज कॉल्ड एज रैंडम एरर। ओके, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस 10 सेंटीमीटर का पाइप का जो काम है वो ये पाइप तो करेगा ही करेगा। सो सच एरर्स कैन बी एक्सेप्टेड आल्सो, क्योंकि उसका जो काम है वो तो कर ही रहा है ना, isn't it? So this is called as the random error. These are the errors which we cannot control. These are beyond our control. Okay? So and they are introduced randomly. इसको random error कहते हैं. Any doubts about this? Is that clear? That is the random error. If you want, you can take a screenshot and switch over to the next part now. The next part that we are going to study here, see here, is estimation of error in the measurement. 1.8.1 estimation of error, estimation of error in the measurement. तो वहाँ पर ये estimation of error क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, वैसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन वहाँ पर एक क्वेश्चन या प्रॉब्लम दिया है, एग्जाम्पल 1.5 ऑन द नेक्स्ट पेज। एग्जाम्पल 1.5 वो मैं सॉल्व करूँगा, सॉल्व करते करते आपको वो एक्सप्लेन करूँगा। वो बोलता है रेडियस ऑफ अ स्फीयर मेजर्ड रिपीटेडली यील्ड्स वैल्यूज 5.63 मीटर, ठीक है, 5.54। जैसे अभी मैंने वो पाइप का मेजरमेंट लिया था, बिल्कुल उसी प्रकार का है। क्या क्या दिया है जरा मुझे बता दो। 5.63, 5.54, को टेल मी लाउडली। 5.63, 5.54, 5.44, 5.40, 5.40, 5.35, 5.63, 5.54, 5.54, 5.44, 44, 40, 40, 35। 35, ठीक है।
these are the diameters. Let me call these readings as A1, A2, A3, A4 and A5. अब आप लोग कैलकुलेटर आप में लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, मुझे बता दो। मुझे इसका मीन फाइंड आउट करना है। आई वांट फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द एवरेज ऑफ दिस, ए एवरेज और ए मीन। व्हाट विल बी ए मीन? ए एवरेज और ए मीन is equal to sigma of this I A divided by number of readings. I hope you know this. So just let me add this off. क्या बनेगा इसका एडिशन अगर मैं करता हूँ तो एडिशन अगर आप लोग करते हैं कैलकुलेटर का स्टार्ट गिव मी द टोटल थिंग हियर। क्या आएगा ये बता दो मुझे। 4 4 8 8 10 13 13 5 18 8 1 5 11 15 4 19 20 23 2 5 25 आणि 2 27 27.38 divided by 5 readings. So what is the average reading? A mean कितना आएगा इसका? 5.47. 2 5 24 7 plus 30 3 37 5.476 476 ये आएगा, बराबर है ना? 40 44 54 63 चेक करो जरा दोबारा ये एक बार। करेक्ट है? चलिए हाँ, तो ये होगा उसका एवरेज रीडिंग। ये क्या हो गया उसका एवरेज रीडिंग, इज़न्ट इट? अब मैं यहाँ पर आई विल डिनोट दिस एज ए एम या ए मीन, ए एम या ए। अब मैं यहाँ पर हर एक रीडिंग का और ये जो मीन है इसका मॉड्यूलस फाइंड आउट करूंगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज 5 मॉड्यूलस मतलब उसका पॉजिटिव साइन लेना है। सो 5.630 यहाँ पर ये क्या बनेगा 5.630 माइनस 5.476 कितना है? 472 है। हाँ 472 आएगा, दैट्स व्हाट 472। तो ये कितना आएगा इसका? टेल मी व्हाट इज दिस वैल्यू, ईच वैल्यू इंडिविजुअली। 0.158 करेक्ट। सिमिलरली इसके साथ भी माइनस कर दो, इसके साथ भी माइनस कर दो। नो ये जो एरर आएगा क्योंकि उसका एवरेज ये है, सारे रीडिंग्स का एवरेज ये है एंड दिस इज एरर इन दिस रीडिंग। सो हम इसको कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या कहते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। ओके, I'll call this as delta A. So this is called as delta A1. Similarly, I'll find out what is delta A2. This is called as absolute error. You are taking it absolute value. ठीक है? So this is called as absolute error. So likewise, if I'll subtract this two, तो ये कितना बनेगा? तुम होंगे 8 आएगा 8 8 आणि 6 14 and 0 0.068 check करो please. Calculators, start your calculator, start working on the calculation please. So get me the answers here. Similarly, if I subtract this, so you come 0.4 3 7 0 बराबर है क्या? Yes. 0.072 and this is plus this 70 so that is 0.037. Check करो, these are the values. ओके अब इनको मैं ऐड कर देता हूँ सबको, मतलब डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 सबको ऐड करूंगा मैं डेल्टा A5 तक और उसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा, सो दैट विल गिव मी डेल्टा A मीन। दिस इज कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर। हम इसको क्या कहते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। चलिए इन सबको ऐड करिएगा, क्या बनेगा ये मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर ऐड देगा जैसे 8 2 10 8 2 10 27 2 7 3 10 .367 आ रहा है, I think so. कितना आ रहा है? Please make this calculation. Fast.
कैलकुलेटर लिया आप लोगों ने? आ So when I divide this by 5, this comes out to be, ये जो एरर आता है .367 divided by 5, that will become 0.0 plus this 8.0374. This is the mean absolute error, 0.034 meter. Is this okay? This is absolute error for every reading. और फिर ये आएगा mean absolute error. Any doubts so far? Is that clear? अब इसके बाद आगे का जो आएगा उसे कहते हैं, अब ये जो है डेल्टा मीन. अब देखिए यहाँ पर जो मैंने मीन फाइंड आउट किया, दिस इज एब्सोल्यूट एरर फॉर एवरी रीडिंग, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर आई डिनोट इट बाय डेल्टा ए मीन, डेल्टा ए मीन. ठीक है. अब अगला एरर जो हम देखने वाले हैं कि भाई डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन, दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव एरर. क्या कहते हैं इसको? रिलेटिव एरर. तो यहाँ पर रिलेटिव एरर कितना आएगा बता दो मुझे. व्हाट विल द रिलेटिव एरर ओवर हियर? टेल मी प्लीज. यस. सो व्हेन आई डिवाइड इट, क्या मिलेगा यहाँ पे? 0.0734 डिवाइडेड बाय द मीन वैल्यू 5.472. 5.472 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो इसको, कैलकुलेटर से कर लो. डिवाइडेड बाय 5.472. So this is 0.0134. 0.0134. This is the relative error. 0.0134. ठीक है. अब रिलेटिव एरर के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, समझे क्या? फिर यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने. और एक यहाँ पर एरर अभी मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर इज नथिंग बट रिलेटिव एरर इनटू 100. बस उसको 100 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 0.0134 into 100. So that will come out to be 1.34%. So what is the percentage error? Percentage error का ये फॉर्मूला है. समझ में आ गई बात? Is that clear? So there 1.34% आ गया ये आंसर. Any doubts about that? अब देखिए यहाँ पे मैंने ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ये वही पेज नंबर 10 का क्वेश्चन है, लेकिन उस पेज नंबर 10 के क्वेश्चन में जो बोर्ड ने प्रिंट किए उसमें कुछ मिस्टेक्स है. फिर पहला 5.472 करेक्ट है, लेकिन फिर ये जो है वो होना चाहिए 0.367 डिवाइडेड बाय 5. तो दैट कम्स आउट टू बी 0.0734 मीटर. आप करेक्शन कर लीजिएगा इसको बुक में. फिर ये अगर मैं डिवाइड कर लूँ यहाँ पे, दिस इज 0.0734 अपॉन 5. तो रिलेटिव एरर इज 0.0134 और परसेंटेज एरर आएगा 1.34%. तो प्लीज मेक दिस करेक्शन. इज दैट डन? इज दैट क्लियर? उसके पिछले पेज पर ये सारे कॉन्सेप्ट्स उन्होंने दिए हैं. देखो पहले उन्होंने एग्जांपल तो नहीं लिया डायरेक्ट, पहले एब्सोल्यूट एरर. तो एब्सोल्यूट एरर फॉर इंडिविजुअल रीडिंग इज कैलकुलेटेड. पहले हम उसका मीन फाइंड आउट करेंगे एंड द डिफरेंस ऑफ द मीन एंड इंडिविजुअल रीडिंग विल गिव मी द एब्सोल्यूट एरर फॉर ईच रीडिंग. जैसे कि यहाँ का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1, दिस इज डेल्टा A2, दिस इज डेल्टा A3. उसका एब्सोल्यूट मतलब उसका मॉडुलस लेना होता है, नेगेटिव साइन नहीं लेना उसमें. ठीक है. उन सब एरर्स को ऐड करोगे, उसका एवरेज फाइंड आउट करोगे, दैट इज कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर. ओके. मीन एब्सोल्यूट एरर. और मीन एब्सोल्यूट एरर इज डिवाइडेड बाय द मीन वैल्यू, दैट विल गिव मी द रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100 विल गिव मी द परसेंटेज एरर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. इज दैट ओके? पेज नंबर 10 पे जाइए. पेज नंबर 10 वहां पे दिया है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स 1.8.2. combination of errors. एरर कैसा लिखते हैं?
Well, अगर Z is a physical quantity which is given by addition of two physical quantities A and B, Z is equal to A plus B. तो A के अंदर जो भी कुछ एरर आएगा हम उसको कैसा लिखते हैं, A प्लस और माइनस डेल्टा A, सही है। प्लस B के अंदर जो एरर आएगा उसको लिखेंगे B प्लस और माइनस डेल्टा B, सही है। इसकी वजह से Z के अंदर भी एरर इंट्रोड्यूस होगा, Z प्लस और माइनस डेल्टा Z, तो ये डेल्टा A, डेल्टा B, डेल्टा Z, दीज आर द एरर्स इन देयर रिस्पेक्टिव वैल्यूज, जो चाहे प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई 10 सेंटीमीटर का अगर उसका डायमीटर है तो वो 10 सेंटीमीटर का प्लस भी हो सकता है, 10.01 सेंटीमीटर भी हो सकता है या 9.98 सेंटीमीटर भी हो सकता है। सो दिस इज द एरर। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब अगर इसको मैं ओपन करूं, इफ आई ओपन दिस, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम, इसको प्लस करना है बाय द वे, तो when I plus this will become A plus B plus minus delta A plus minus delta B, सही है, because it is simple addition ना, it is simple addition। तो मैं इसको बोलूंगा ये तो Z ही है, isn't it, and this is Z plus minus delta Z, तो ये Z और Z gets cancelled, so what is plus minus delta Z is equal to, plus minus delta Z is equal to plus minus delta A plus minus delta B, समझे? Isn't it? ये सो इसका मतलब है when the two physical quantities are added तो उनका एरर जो है वो डायरेक्ट ऐड किया जाता है, एरर इज डायरेक्टली एडेड। अगर वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, Z इज इक्वल टू A माइनस B होगा, तो Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा A माइनस B प्लस माइनस डेल्टा B, तो ये बन जाएगा A माइनस B प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B, बराबर है क्या? Isn't it? So that will be, now this is Z, अब ये भी तो Z ही है, बराबर है ना? So Z and Z gets cancelled, that means plus minus delta Z is equal to plus minus delta A plus minus delta B, समझ में आ गया बात? So when the two physical quantities are either added or subtracted, तो उनका एरर इज डायरेक्टली एडेड, सब्ट्रैक्ट नहीं होता एरर, डायरेक्टली एडेड। वही दिया है वहां पे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, एरर इन द सम एंड डिफरेंस, एरर इन द सम एंड डिफरेंस। तो ए पार्ट के एंड में दिया है, पेज नंबर 10 पर देखिए, मार्क करिए, व्हेन टू quantities are added or subtracted, the absolute error in the final result is the sum of the absolute errors in the individual quantities, is the sum of the absolute errors in the individual quantities. Is that okay? NCERT जो नोट्स मैंने भेजे हैं, NCERT की जो बुक है, जो नोट्स भेजे हैं, उसमें जो MCQs दिए हैं, उसमें है MCQ नंबर क्वेश्चन नंबर 61, 62, क्वेश्चन नंबर 61 and 62 is talking about this. Question number 61 and question number 62, I'll talk about that now. Check. What is the question saying? Are you there? Question number 61. क्या क्वेश्चन पढ़ाओ? The temperature. The temperatures of two bodies. Is it the same? Yes. हाँ, the temperatures of two bodies measured by a thermometer are T1 क्या दिया है? Question number 61. T1 is equal to 20 degrees Celsius. 20 degrees Celsius plus minus 0.5 degrees Celsius. correct 0.5 degrees Celsius. T2 is equal to 50 degrees Celsius Okay. plus minus 0.5 degrees Celsius. 0.5 degrees The Celsius. temperature difference and error there like this. Huh. And the temperature difference and the error there is. So what will be T1 minus T2? T1 minus T2, देखो ये अगर डिफरेंस होगा तो भी एरर को ऐड करना होता है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? टेम्परेचर डिफरेंस मतलब T2 माइनस T1 लिखूंगा, दैट विल बी द डिफरेंस। 50 माइनस 20 इज 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस, अभी ये जो एरर्स है डेल्टा T1 एंड ये एरर डेल्टा T2, इनको मुझे ऐड करके मुझे मिलेगा, क्योंकि जो है तो ये प्लस माइनस आएगा 1 डिग्री सेल्सियस। इज दिस क्लियर? सो व्हाट विल बी द आंसर हियर? A is the answer, 30 degree Celsius plus minus 1 degree Celsius, A is the answer. Is this okay? Is that clear?
क्वेश्चन नंबर 62 वो डिफरेंस हो इसलिए एरर को सब्ट्रैक्ट नहीं करने का, चाहे सम हो या डिफरेंस हो एरर को ऐड ही करना है. इज दैट ओके? क्वेश्चन नंबर 62. मार्क दिस क्वेश्चंस एज द स्टार क्वेश्चंस 61 एंड 62. ठीक है, क्योंकि मैं कुछ गिने चुने क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व करने वाला हूँ. द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस सिंस R1 कितना दिया है? R1 इज इक्वल टू 300 प्लस माइनस 3 ओम, 300 प्लस माइनस 3 ओम, एंड R2 इज इक्वल टू क्या दिया है? 500 प्लस माइनस 4 ओम, प्लस माइनस 4 ओम. दिस इज व्हाट इज गिवन. ओके, they are connected in series. The equivalent resistance of the series combination. अब सीरीज में रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाते हैं, सो R सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा. मतलब इनके ऐड करना पड़ेगा उसके वैल्यूज, और एरर्स को भी ऐड करेंगे, तो दिस बिकम 800 प्लस माइनस 7 ओम. दिस विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन. दैट इज B is the answer. Is that okay? Any doubts about that? समझ में आ गई बात? So that is it. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 जो है, क्वेश्चन नंबर 63 उसको आप डबल स्टार मार्क कीजिएगा. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जिसको मैं इस टॉपिक के एंड में सॉल्व करने वाला हूँ. ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है पैरेलल कॉम्बिनेशन का. ऐसा ही है लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में वो डायरेक्ट ऐड होता है, पैरेलल में वो डायरेक्ट नहीं होता, वहां पर डेरिवेटिव यूज करना पड़ेगा. इज दैट ओके? ऑलराइट, टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज. सो दैट वाज फॉर द टू क्वांटिटीज व्हिच आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड. वहां पर अब दिया है बी, errors in the product and division. Errors in product and division. ठीक है, product. So let me say Z is equal to A into B. Z is equal to A into B. So Z plus delta plus minus delta Z is equal to A plus minus delta A into B प्लस माइनस डेल्टा बी. चलिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा ये बताओ. इसमें क्या, ए बी प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी. समझेगा? अब ये जो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी होता है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल, क्योंकि ये स्मॉल है इंटू स्मॉल इज वेरी वेरी स्मॉल एंड दैट इज नेग्लेक्टेड. इज दैट ओके? तो ऐसे दिस इज इक्वेशन 1. दिस इज z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए बी प्लस माइनस डेल्टा बी इंटू ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी. नो जेड, ये तो जेड ही है, इसको मैंने कैंसिल कर दिया. सो व्हाट इज प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी इंटू ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी. समझेगा? डिवाइड थ्रू आउट बाय जेड. डिवाइड थ्रू आउट बाय जेड. जेड का मतलब होता है ए इंटू बी, जेड का मतलब होता है ए. तो इसमें से बी कैंसिल हो जाएगा, इसमें से ए कैंसिल हो जाएगा. तो व्हाट यू गेट देयर? यू गेट देयर इज, नाउ दिस इज एरर इन जेड. अगर मैं प्लस माइनस को हटा दूं तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन बी. इज दैट क्लियर? सो द रिलेटिव एरर्स आर एडेड. ओके, रिलेटिव एरर इज एडेड. सेम फॉर्मूला है, ये मैंने प्रोडक्ट के लिए देखा, डिवीजन के लिए भी सेम होता है. यू कैन अज्यूम दैट. इज दैट ओके? सो फॉर प्रोडक्ट और फॉर डिवीजन द रिलेटिव एरर्स आर एडेड. रिलेटिव एरर्स, और इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परसेंटेज एरर भी ऐड हो जाता है. रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर्स दे आर एडेड. कब? इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन. वेरी सिंपल. इज दैट क्लियर? ये वहां पर फॉर्मूला नंबर 1 इक्वेशन 1.77 दिया है, देखो पेज नंबर 10. प्लीज मार्क इट. एनी डाउट्स अबाउट दिस? इज दैट ओके? इज दैट क्लियर? अगला पार्ट है एरर्स ड्यू टू पावर और इंडेक्स इन द मेजर क्वांटिटी. एरर्स ड्यू टू पावर. देखिए वहां पे
इक्वेशन 1.9 दिया है ना, उसको मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई सपोज देयर इज अ फिजिकल क्वांटिटी z एंड दिस z इज गिवन बाय a raised to p b raised to q अपॉन c raised to r, ऐसे होगा अपॉन c raised to r। तो इसका जो रिलेटिव एरर आएगा वो होगा डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू ये p इधर आएगा, ठीक है, it will become p टाइम्स डेल्टा a अपॉन a प्लस q टाइम्स डेल्टा b अपॉन b, और ये ऊपर जाके ये भी प्लस ही आएगा, याद रखिए डिनोमिनेटर में है लेकिन बावजूद इसके वो प्लस ही आएगा, प्लस r टाइम्स डेल्टा c अपॉन c। Well, this is a very important formula which we are going to use many times. Is that clear? That is equation number 1.9. इसके ऊपर based questions अभी हम देखने वाले हैं. Is that clear? Yes. All right. Take the screenshot, please. Example 1.6 देखो. In an experiment to determine the volume of an object, mass and density are recorded as. What is the mass? Mass is equal to 5 plus minus 0.15 kg. इसका मतलब ये है m प्लस माइनस डेल्टा m, याद रखो। तो दिस इज द एरर, समझे? डेंसिटी इज 5 प्लस माइनस 0.2, रो इज 5 प्लस माइनस 0.2 kg per meter square. Got it? Okay. Calculate the percentage error in the measurement of volume. Percentage error in the measurement of volume. So it will be delta V upon V into 100. ये पूछा गया है. Is that okay? Alright. Now we know that density is equal to mass upon volume, and therefore volume is equal to mass upon density. ये डिवीजन है. इसका मतलब है डेल्टा V upon V is equal to डेल्टा M upon M प्लस डेल्टा रो अपॉन रो. अभी जो देखा उसके हिसाब से रिलेटिव एरर एडेड, इक्वेशन 1.7 बराबर है क्या? अब मुझे बता दो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, लेट मी से। और अगर मुझे परसेंटेज एरर चाहिए तो परसेंटेज एरर के लिए मुझे बस इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, बराबर है क्या? दैट विल बी द परसेंटेज एरर. So do you have all these values over there? Yes, do you have? Yes. What is delta m 0.15? Calci please. Calci चालू रखो तुम्हारा. m is 5 into 100. Into 100 में बाद में ऐड कर दूंगा मैं. And this is delta rho is 0.2 upon 5 into 100. तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 0.35 upon 5 into 100. That is equal to 5 7 plus. So this will become 7% error. 7%. Is that clear? That's the answer. Any doubts about that? वही दिया है वहाँ पे, अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो. ये वही वहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया है उसी को मैंने आपको बस एक्सप्लेन किया है. Any doubts about that? Eventually this discussion will help you while solving many problems from NCERT and NCERT. Okay? Example 1.7 देखिए. The acceleration due to gravity is determined by using a simple pendulum of length L. L is equal to क्या दिया है? 100 प्लस माइनस, जरा मुझे बता दो प्लीज. 0.1 सेंटीमीटर. टाइम पीरियड t is equal to 2 plus 0.01 second. Okay, next. Find the maximum percentage error in the measurement of G. Percentage error in G. How do we denote that? Delta G upon G into 100. Yes or no? बराबर है? ओके, ये मुझे फाइंड आउट करना है. फिर उसका फॉर्मूला उन्होंने देना चाहिए क्योंकि आपको पता नहीं. तो फॉर्मूला वहाँ पे दिया है. क्या फॉर्मूला है? T is equal to 2 pi square root of L upon G. मुझे G चाहिए तो इसको स्क्वायर करते हैं पहले तो. So T square is equal to 4 pi square L upon G. मुझे G चाहिए तो उसको इधर ले लो, T square यहाँ जाएगा. So G is equal to 4 pi square L upon T square. Now this is a constant. और ये जो इक्वेशन था Z is equal to A raised to P B raised to Q upon C raised to R, उसमें अगर आपको चाहिए तो आप K लिखो वहाँ पे. K के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है?
तो इस इक्वेशन में हमने कैसे लिखा था, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू पी यहाँ पे लिया था, क्यू यहाँ पे लिया था, आर भी यहाँ पे लिया था, करेक्ट ना? तो लेट मी अप्लाई द सेम थिंग हियर, दिस विल बिकम डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू, यहाँ पर रेज टू 1 है, सो दिस विल बिकम सिंपली डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी, of course into 100. Is this okay? Into 100. That will give me the percentage error that we are looking for. Now what is delta L? अगर ये रहा delta L. What is delta L? 0.1 upon L is 100. Yes. Plus 2 times what is delta T? 0.01 upon T is 2 into 100. चलिए देखते हैं क्या है ये. This is gone. So this will become what? 0.001 बराबर है क्या? Yes. प्लस 0.01 into 100, that is equal to 0.011 into 100, that is equal to 1.1%. That is equal to 1.1%. That's what the answer is given. Check that please. Is that okay? Yes. Any doubts about that? No. Okay, that is the percentage error in the measurement of gravitational acceleration. Question number 53 from that NCERT at fingertips. If the error in measuring of the radius of the sphere is 2%, radius का error, जिसको हम कैसे लिखेंगे? Delta R upon R into 100 is 2%. Error in the percentage error, percent में दिया है ना वो तो. And that measure in the mass, so it will be delta M upon L into 100. कितना है वो परसेंट? 3%. Then error in the measurement of density of the material is density. So delta rho upon rho into 100. ये पूछा जाए. Correct? कैसे करेंगे? Solution. पहले डेंसिटी, मास और रेडियस का क्या कनेक्शन है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. So density is equal to mass upon its sphere. So this becomes 4/3 pi r cube. बराबर है क्या? Yes. मास को m छोटा m लिखा, ठीक है? So that is equal to 3 upon 4 pi m upon r cube. ये तो कांस्टेंट है, बराबर है क्या? अगर ये कांस्टेंट है तो दिस इज k. So इसका परसेंटेज एरर होगा या डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m प्लस 3 टाइम्स डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 बराबर है क्या? Yes. Is that clear? So that will give me what? Let me substitute here. What is delta m upon m into 100? Delta m upon m into 100 is 3 plus 3 times delta r upon r into 100 is 2. So 3 plus 6 plus 3, 9% is the answer. That's it. What is the answer? C is the answer, 9%. Any doubts about that? Easy? Yes. Okay. Go to the next part. Question number 59. Question number 59. क्या दिया है? In an experiment, the period of oscillation of simple pendulum was observed to be period of oscillation. I call this reading as T, T1, T2 वगैरह वगैरह, है ना? तो T के रीडिंग्स क्या दी है? 2.63, ओके, 2.56, 2.42, 2.71 and 2.80. ओके. क्या पूछा है? मीन एब्सोल्यूट एरर. जो पहले किया था उसी टाइप का करना. इन सबको पहले को ऐड करना पड़ेगा. I have to find out what is the mean value of this. So what is T mean? T mean is equal to 7 3 9 10 12 1 7 5 8 5 15 15 30 31 ये 5 13.12 बराबर है 0.5 5 गुणे 10 1 37 5 गुणे 10 24. करेक्ट. दिस इज टी मीन. अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे हर एक के साथ वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. 2.630
minus 2.624. So that will become 24 आणि 6 0.006. बराबर है क्या? 560. So 0.560. 4 2 0 सवा 1 0 तो हो गया तो मैं 4 2 0 4 0.064. 0.064. ओके ये कितना आएगा? 4 2 0 4 0 204 710. और ये 800 0.176. 0.176. इन सबको अभी ऐड करो. दिस इज नथिंग बट डेल्टा टी आई. इन सबको ऐड करो. 7 जाता है इस सर्विस 2 7 8 15 15 या 5 15 17 30 3 2 4 1 5. So what is the mean error? You just have to divide this by 5. So delta T mean is equal to 0.536 upon 2.624. Cancel please. This is mean absolute error. Mean absolute 0.20. error. कितना? 0.20. इसको मैं 2 डिजिट तक ही कट करता हूँ. लेट मी से आई कट इट लाइक दिस 2.62 से अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो ये कितना आएगा? 2.62 बिकम 0.0162 0.56 में 4 में 6 है ना? 0.426220 62 to 70 गाड़ी 8 में 9 0.09 6 to 20 80 0.18. मैंने इसको सिर्फ राउंड अप किया 2 डिजिट के लिए. इट इज एक्चुअली अलाउड टू 2 डिजिट होंगे. ठीक है. लेट अस ऐड देम. क्या बनेगा ये? आगे में 9 18 18 6 24 2 9 4 1 5 0.54. So 0.54 upon 2.62 ना? नहीं upon 5 होना चाहिए बाबा. upon 5 that will be the mean absolute error. वो रिलेटिव में हम फाइंड आउट कर रहे थे. यहाँ पर मुझे अगर 5 से मैं डिवाइड करता तो आंसर आ जाता की 5 से 5 आणि 0 5 7 35 आणि इकडे गेलं तर ते 0.108 असं आहे. isn't it? 0.11. So what will be the correct answer here? 0.1. Is this okay? So this way you can find it out. Alright. Next. Take the screenshot please. अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 65 66. क्वेश्चन नंबर 65 देखिए वहाँ पे क्या दिया है. A physical quantity X is related to 4 measurable quantities A, B, C, D as given. What is that? X is equal to A, B, C, D. A square B cube C raised to 5 by 2 D raised to minus 2. The percentage error in the measurement of A, B, C and D are 1%, 2%, 2%, 4%.
1%, 1, 2, 2 and 4, 1, 2, 2 and 4%. समझे? What is the percentage error in the quantity x? x की क्वांटिटी में क्या होगा परसेंटेज एरर? वेरी सिंपल, क्या होता है? So डेल्टा x अपॉन x into 100 is equal to 2 times delta a upon a into 100 plus 3 times delta b upon b into 100 plus 5/2 times delta c upon c into 100 plus minus 2 times. अब ये -2 नहीं आता, वो प्लस ही आता है, क्योंकि -2 मतलब वो डिवाइडेड बाय ऐसा आएगा d स्क्वायर, लेकिन डिवीजन के अंदर भी वो प्लस ही आता है. So it will be delta d upon d into 100. Be careful here. So that will be 2 into 1% plus 3 into 2% plus 5/2 into 2% plus 2 into 4%. So this become 2 plus 6 plus 5 plus 8. So 21%. Is this okay? Is that clear? C is the answer there. Okay? Alright. Question number 66 देखो. Question number 66. See there please. It says question number 66 को okay, I will mark it as a star problem. आप देखिए ना. The period of oscillation of simple pendulum is given by t is equal to 2 pi square root of L upon G. मेरे ख्याल से 5 बार अभी तक तुमने ये फॉर्मूला आज के लेक्चर में देखा है. Measure values of L, हाँ देखो यहाँ पे गौर से. Measure value of L is 10 centimeter known to 1 mm accuracy. 10 centimeter known to 1 mm accuracy. मतलब क्या है? 10 सेंटीमीटर है लेकिन एक्यूरेसी ऑफ 1 मिलीमीटर. 1 मिलीमीटर मतलब 0.1. सो आई विल से इट इज 10 प्लस और माइनस 0.1 मिलीमीटर. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये समझ में आ गया? उसका एरर उन्होंने अलग तरीके से दिया है. एंड टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशंस ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 100 ऑसिलेशंस. नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 100. उसका टाइम पीरियड उन्होंने टी दिया है. कितना है? ये है टाइम पीरियड फॉर वन ऑसिलेशन. लेकिन इन्होंने जो दिया है नंबर ऑफ 10 ऑसिलेशन 100 ऑसिलेशंस के लिए दिया है. फॉर 100 ऑसिलेशंस द पीरियड ऑफ फाउंड टू बी 50 सेकंड. t is equal to 50 second. Using the wristwatch of 1 second resolution. मतलब प्लस माइनस 1 सेकेंड. समझ में आ गई बात? दिस इज द डेल्टा टी का वैल्यू एंड दिस इज डेल्टा एल का वैल्यू. समझे? What is the accuracy in the determination of G? G का determination का accuracy चाहिए. इसको मैं डबल स्टार मार्क कर लेता हूँ. Now this is t square is equal to 4 pi square L upon G. मुझे t और L के बारे में दिया है. So what is G is equal to? G is equal to 4 pi square L upon t square. ठीक है? ये तो कांस्टेंट है. तो डेल्टा G upon G, delta G upon G is equal to delta L upon L plus 2 times delta T upon T. समझे क्या? अब देखिए क्या होता है कि T is equal to time period for number of oscillations. बराबर है क्या? अब ये तो कांस्टेंट है, तो इसलिए डेल्टा T upon T is actually डेल्टा स्मॉल t upon स्मॉल t. ये समझ में आ गया क्या? दिस इज इम्पोर्टेंट. मैं उसको 100 से डिवाइड करते नहीं बैठूंगा, जरूरत नहीं है मुझे. समझे क्या? क्योंकि कैपिटल T इज T अपॉन N. ये कांस्टेंट है. अगर ये कांस्टेंट है तो डेल्टा T अपॉन T इज डेल्टा T अपॉन T. सही है ना? तो व्हाट इज डेल्टा T अपॉन T? डेल्टा T अपॉन T इज 1 अपॉन 50. समझे क्या? लेट मी सब्स्टिट्यूट हियर. व्हाट इज डेल्टा L? 0.1 एंड दिस इज 10 प्लस 2 टाइम्स 1 अपॉन 50. बराबर है क्या?
Well, this is nothing but 0.01 plus 2 upon 50 मतलब 4 upon 100. 4 upon 100 का मतलब 0.04 बराबर है. So this will become 0.05 delta G and G का वैल्यू अपने को पता है क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं. परसेंटेज उन्होंने पूछा है. So this is the relative error. So what is delta G upon G into 100 is equal to 0.05 into 100. That is equal to 5% accuracy. What is the answer there? 5%. Is this clear? थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये, but it's done by the same way. Is that okay? Yes. Alright, take the screenshot please.